हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इंग्लिश में जिसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में आपके लिए एमसीक्यूज होंगे। और थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूँ आप जितने भी एमसीक्यूज देखेंगे इस वीडियो में सभी सही करेंगे। और जितने भी एमसीक्यूज आप सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आज का जो वीडियो है, या कह सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? ये दिया था बीएफ स्किनर ने। और ये जो महोदय हैं स्किनर महोदय, ये आपके कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अधिगम संबंधी विचार, इन्होंने अपने अधिगम संबंधी जो विचार थे दो पुस्तकों में प्रकाशित किए। एक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरी का नाम है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो इन दो पुस्तकों में जो है स्किनर महोदय ने अपने अधिगम संबंधी विचार प्रस्तुत किए। ये कहते हैं कि जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार क्या होता है? ऐसा व्यवहार जो उद्दीपक के द्वारा नियंत्रित होता है और हमारी इच्छा पर काम नहीं करता है। ठीक है, उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। क्या उदाहरण दे सकता हूं, जरा सोचिए। देखिए, एक उदाहरण बहुत ही आसान सा है। देखिए, कोई लाइट अगर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। तो ऐसा व्यवहार जो हमारी इच्छा के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, आपका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है। दूसरा उदाहरण है, जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे किसी अंग में आलपिन चुभो देता है तो हम उस अंग को सिकोड़ लेते हैं। ठीक है, मतलब हमारी इच्छा नहीं होगी लेकिन हम सिकोड़ेंगे। तो ऐसा व्यवहार जो उद्दीपक के द्वारा नियंत्रित होता है, हमारी इच्छा के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, आपका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहलाता है। इसके विपरीत क्रिया प्रसूत व्यवहार ऐसा व्यवहार होता है जो हमारी इच्छा पर काम करता है, हमारी इच्छा के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे हमारा मन है हम दौड़ेंगे, हमारा मन है हम हंसेंगे, हमारा मन है हम चिल्लाएंगे, हमारा मन है हम पढ़ेंगे, और किसी की कॉल आ रही है तो हम उठाएंगे, नहीं मन है तो नहीं उठाएंगे। तो ऐसा व्यवहार जो हमारी इच्छा के द्वारा नियंत्रित होता है, आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाता है। अगला आपका पॉइंट लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिखा है स्किनर ने अनुक्रिया पर जोर दिया है, यानी रिस्पांस पर काफी जोर दिया हुआ है। देखिए, स्किनर महोदय ने जो है अपने सिद्धांत क्रिया प्रसूत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। आप देख रहे होंगे, ये चूहा है और ये कबूतर है। चूहे पर 1938 में प्रयोग किया था और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, आइए जानते हैं इनका प्रयोग क्या था। देखिए, चूहे को जो है भूखा चूहा था, उसको जो है एक कह सकते हैं स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। देखिए, जब स्किनर जिंदा थे तो इनके बॉक्स का कोई नाम नहीं था, लेकिन जैसे ये मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो इनका जो ये बॉक्स है इसको स्किनर बॉक्स का नाम दे दिया गया। तो चूहे को जो है इस बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, जो कि भूखा होता है, उसे भूख लगी हुई होती है। ठीक है, और भूख के मारे चूहा जो है इधर उधर कूद रहा होता है, कभी इधर पैर मारता कभी इधर पैर मारता। ठीक है, लेकिन अचानक उसका पैर जो है लीवर पर पड़ जाता है। कह सकते हैं कि जो आपका बॉक्स था, स्किनर बॉक्स था, इसमें एक लीवर लगा हुआ था। लीवर दबने से जो है खाना जो है यहाँ से बाहर आता था। ठीक है, तो चूहा जो है मारे भूख के इधर उधर कूद रहा था, और यानी कह सकते हैं रिस्पांस कर रहा था भूख की वजह से। तो अचानक जो है उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है और यहाँ पर जो है भोजन आ जाता है बॉक्स में, और चूहा जो है भोजन खा लेता है। तो अनुक्रिया करता है। इसी प्रयोग को बार बार दोहराया जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि चूहा जो है फटाक से लीवर दबाता है और भोजन खा लेता है। तो अनुक्रिया कर करके जो है उसने इस प्रोसेस को सीख लिया। और यह जो अनुक्रिया है यह पुनर्बलन के द्वारा, यानी जो भोजन है, जो उद्दीपक है, उद्दीपक को स्किनर ने पुनर्बलन कहा था। ठीक है, तो अनुक्रिया जो है पुनर्बलन के द्वारा कंट्रोल्ड है। अगर उसको जो है जो पुनर्बलन है वो ना मिलता तो वह अनुक्रिया नहीं करता। एक सही समय पर जो है उसको पुनर्बलन मिल रहा था, इसीलिए वो अनुक्रिया कर रहा था। तो अनुक्रिया जो है वो पुनर्बलन के द्वारा कंट्रोल होती है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा।
अनुक्रिया करके ही जो चूहा है वो भोजन प्राप्त करता है। इसी वजह से कह सकते हैं कि जो आपके स्किनर महोदय हैं वो अनुक्रिया और पुनर्भरण पर काफ़ी जोर देते हैं। ठीक है, तो ये इनका सिद्धांत था। और इसी प्रकार जो है इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। कबूतर को जो है एक चैम्बर में बंद कर दिया, और चैम्बर जो था वो भी जो है क्या था, उसमें जो भोजन था वो की के माध्यम से आता था। चूहा जो कबूतर आपका था वो इधर उधर जो है मारे भूख के कूद रहा था, चोंच मार रहा था। अचानक उसकी चोंच जो है इस कुंजी पर पड़ जाती है और भोजन जो है आ जाता है और वो भोजन खा लेता है। यानी अनुक्रिया की, उसको पुनर्बलन मिला। और जब ये प्रयोग बार बार किया गया तो वो इतना जो है परफेक्ट हो गया कि उसको चैम्बर में बंद किया और वो की पर चोंच मारता है और खाना उसके पास आ जाता है। तो अनुक्रिया और पुनर्बलन के बीच बंद होना क्या होता है, सीखना। मैंने पहले ही बताया आपको कि अनुक्रिया और पुनर्बलन या कह सकते हैं उद्दीपक के बीच बंद बनना क्या होता है, सीखना होता है। तो कह सकते हैं कि स्किनर महोदय जो है अनुक्रिया पर जोर देते हैं और ये कहते हैं अनुक्रिया जो होती है वो पुनर्बलन के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, तो यही जो है इनका सिद्धांत था। ठीक है, तो ये इनका प्रयोग होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला प्रयोग स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर किया था। कब किया था? 1938 में। कबूतर पर कब प्रयोग किया था? 1943 में। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देखिए और भी बातें जान लेते हैं। लिखा है स्किनर ने थांडाई के सीखने के नियम, जो प्रभाव का नियम था, उस पर कार्य किया था। प्रभाव का नियम जो है दंड एवं पुरस्कार का नियम कहलाता है। मतलब कह सकते हैं कि बच्चे को या व्यक्ति को अगर दंड मिलेगा तो वह कार्य नहीं करेगा, पुरस्कार यानी पुनर्बलन मिलेगा तो वह कार्य करेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं जो अनुक्रिया होती है वो पुनर्बलन के द्वारा नियंत्रित होती है। कार्य करने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, एक होता है पुनर्बलन, एक होता है दंड। ठीक है, स्किनर महोदय ने पुनर्बलन को और दंड को दो दो भागों में बांटा है। पुनर्बलन को सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, दंड को भी सकारात्मक एवं नकारात्मक दंड में बांटा हुआ है। पुनर्बलन जो है वो काफ़ी उपयोगी है जबकि दंड नहीं। ये किसने कहा है? स्किनर महोदय ने। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है और आप उसको पुनर्बलन देते हैं तो वो क्या करेगा? वो आगे भी अच्छा काम करेगा। लेकिन मान लीजिए बाई चांस बच्चे ने गलती कर दी, आपने बच्चे से पूछा बताओ बेटा 18 का पहाड़ा सुनाओ, 19 का पहाड़ा सुनाओ, और वो नहीं सुना पाता है तो आप उसे जो है दंड दे देते हैं। अगर आप उसे दंड दे देंगे तो क्या है, अगले दिन स्कूल नहीं आएगा। अगर वो 17, 18, 19 का पहाड़ा नहीं सुना पाता है तो आप जो है उसकी सहायता करिए, उसको जो है पुनर्बलन दीजिए, तो जो है क्या करेगा? वो सीख जाएगा। लेकिन अगर आप दंड देंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। इसी वजह से जो है पुनर्बलन को काफ़ी महत्व दिया है स्किनर महोदय ने। अगला पॉइंट लिखा गया है पुनर्बलन अनुसूची। किस समय पुनर्बलन देना है, कब देना है, इसकी जो अनुसूची होती है वही होती है पुनर्बलन की अनुसूची। पुनर्बलन की अनुसूची को दो भागों में बांटा गया है, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। देखिए अगर हम किसी व्यक्ति को लगातार पुनर्बलन देते रहते हैं, अगर आपके साथ कोई एक चीज़ लगातार होती रहती है तो उसकी महत्वाकांक्षा खत्म हो जाती है, उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा है आपकी क्लास में और वो जो है अच्छे जवाब देता है, तो रोज़ अगर आप उसको जो है पुनर्बलन देते रहेंगे तो उसकी महत्ता खत्म हो जाएगी। आंशिक पुनर्बलन जो है सबसे सही होता है। यानी कह सकते हैं जब बच्चे ने अच्छा काम किया तो आप जो है उसको शाबाशी दें। तो आंशिक पुनर्बलन जो है काफ़ी उपयोगी होता है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा। अगला पॉइंट लिखा गया है शेपिंग। शेपिंग ऐसी प्रविधि होती है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार पुनर्बलन के आधार पर किसी विशेष लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है। शेपिंग प्रविधि जो है ये क्रमिक सन्निकटन की विधि कहलाती है। शेपिंग कह सकते हैं यानी एक पुनर्बलन यानी उद्दीपक के द्वारा किसी व्यक्ति को जो है किसी लक्ष्य की ओर ले जाना शेपिंग कहलाता है। मान लीजिए ये जो है कह सकते हैं कोई खिलौना है और ये मान लीजिए 8 साल का बच्चा है और आप कहते हैं कि अगर आप जो है मैथ के 10 सवाल कर लेंगे तो जो है हम आपको खिलौना देंगे। तो खिलौने के द्वारा हमने क्या किया? उसको लक्ष्य की ओर पहुंचाया। कौन से लक्ष्य? 10 प्रश्नों को हल करने का लक्ष्य। तो ऐसा व्यवहार जो पुनर्बलन के द्वारा नियंत्रित होता है, या कह सकते हैं ऐसा व्यवहार जिसमें पुनर्बलन के आधार पर किसी व्यक्ति या विशेष को लक्ष्य की ओर पहुंचाया जाता है, शेपिंग प्रविधि कहलाती है।
शेपिंग प्रपद क्रमिक सन्निकटन की विधि भी कहलाती है। देखिए, जो सबसे मेन पॉइंट है कि किस सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं, तो अन्य नाम है RS थ्योरी। आर मतलब होता है रिस्पांस यानी अनुक्रिया, एस मतलब स्टिमुलस यानी उद्दीपक या पुनर्वरण। तो अनुक्रिया पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है किसने? स्किनर महोदय ने। इसीलिए इनके सिद्धांत को RS थ्योरी भी कहा जाता है। SR थ्योरी जो है किसको कहा जाता है? थांडाइक ने स्टिमुलस यानी उद्दीपक पर जोर दिया था। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये याद रखिएगा। ये किसके नाम है? ये आपके हैं स्किनर महोदय की क्रियाप्रसूत सिद्धांत के नाम। अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत है ये किसका नाम है? RS थ्योरी, क्रियाप्रसूत सिद्धांत का नाम। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये तो होते हैं उपनाम। अब जानते हैं गुणों को। देखिए एकदम फटाफट देख लेते हैं गुण क्या हैं। बच्चे अनुक्रिया द्वारा सीखते हैं। किसने कहा है? अनुक्रिया पर स्किनर ने जोर दिया। इसी वजह से बच्चे अनुक्रिया के द्वारा सीखते हैं। तत्कालीन पुनर्वरण देना चाहिए। देखिए, अगर कोई बच्चा आज अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको 4 दिन के बाद पुनर्वरण देंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो बच्चा जब भी अच्छा काम करे उसको पुनर्वरण देना चाहिए। हाँ, सतत पुनर्वरण नहीं देना चाहिए, आंशिक पुनर्वरण देना चाहिए। तो तात्कालीन पुनर्वरण पर जोर दिया है किसने? स्किनर महोदय ने। शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित करना चाहिए। अगर एग्जाम आज हो रहा है और 10 साल के बाद उसका रिजल्ट आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तो शीघ्र परीक्षा करानी चाहिए और उसका परिणाम भी जल्द घोषित करना चाहिए। नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्वरण द्वारा रोकना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट किसने कहा है? ये बात किसने कही है? स्किनर ने। तो ये होता है सिद्धांत। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। प्रश्न है क्रियाप्रसूत सिद्धांत किसने दिया है? 6 प्रश्न है आपकी इस वीडियो में। देख लेता हूँ 6 ही हैं कि ज़्यादा हैं। हाँ, 6 प्रश्न हैं। तो 6 में से जितने भी प्रश्न आप सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्रियाप्रसूत सिद्धांत किसने दिया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जवाब बी सही है। स्किनर सभी को पता है। ऐसा व्यवहार जो उद्दीपक द्वारा नियंत्रित होता है या उद्दीपक की देन होता है कहलाता है नकारात्मक, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, क्रियाप्रसूत व्यवहार या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा व्यवहार क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था, ये होगा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। ऐसा व्यवहार जो उद्दीपक के द्वारा नियंत्रित होता है। मान लीजिए हमारी आंखों पर जलती हुई टार्च कोई लगा दे तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारी इच्छा काम नहीं करती है, ये जो है उद्दीपक के द्वारा कंट्रोल होता है। अगला है क्रियाप्रसूत अनुबंधन का कौन सा उपनाम नहीं है? SR थ्योरी, RS थ्योरी, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत या कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्रियाप्रसूत अनुबंधन का कौन सा नाम नहीं होगा? तो ये है SR थ्योरी। SR थ्योरी किसका है? थांडाइक का है। चूहे पर कब प्रयोग किया गया था? 1943, 48, 42 या 38 में। चूहे पर प्रयोग कब हुआ था? तो ये हुआ था, बिल्कुल सही जवाब 1938 में। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है स्किनर कहाँ के निवासी थे? रूस के, फ्रांस के, अमेरिका के, इटली के। स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? ये थे अमेरिका के निवासी। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, स्किनर उद्दीपक को क्या कहते हैं? दंड, पुरस्कार, पुनर्वरण, नन। नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो उद्दीपक को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था पुनर्वरण। PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपने 6 में से सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।